चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अभी तक की कहानी समझ चुकी ना? तो चलो अब देखो, हमने लास्ट टाइम कैपिटल गेन निकाला था। कैपिटल गेन कैसे निकाला था हमने? सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस क्या था आगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज द केस में भी। इंडेक्स कॉस्ट कहाँ करते हैं? जहाँ पर इंडेक्स कॉस्ट कब करते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं, जहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर होती है, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगी तो इंडेक्स करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर नहीं होगी तो इंडेक्स नहीं करेंगे, है ना? तो हमें उसमें क्या था? उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। यही तो चीज़ थी। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो लॉन्ग टर्म में भी है, शॉर्ट टर्म में भी है, दोनों में ही है ना? गुड मॉर्निंग बेटा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से मतलब आप क्या, इन बेयर सेंस आप क्या समझते हो? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या मतलब हुआ? जितने की आपने खरीदी, है ना? एक्वायर करने का मतलब जितने में आपने खरीदी वही तो एक्विजिशन है। अगर हमने एक्सचेंज करा है, एक एसेट के बदले में दूसरी एसेट दी है, तो जो एसेट दी है वो होगी सेल कंसिडरेशन। जो एसेट आपको मिली है वो आपका कॉस्ट हो गया। ऐसे ही ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है कि आपने कौन सी एसेट, क्या चीज़ कितने में खरीदी। यहाँ तक चीज़ क्लियर है? लेकिन सेक्शन 55 कहता है कि कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऐसा नहीं दिखेंगी आपको, सामने नहीं दिखेंगी, कुछ और तरीके लगाने पड़ेंगे। जैसे मान लो ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए को एक लैंड मिली है। मिस्टर ए को अपने ग्रैंड पेरेंट से एक लैंड मिली फाइनेंशियल ईयर 2009-10 में, और ए ने सेल कर दी, सोल्ड इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 फॉर ₹80 लाख। अब ए के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या? ए ने 80 लाख रुपए की और ज़मीन बेच दी जो उसे अपने दादा से मिली थी, परदादा से मिली थी, ग्रैंड पेरेंट से मिली थी, दादाजी वैसे तो दादी से मिली थी, और वो लैंड उसने बेच दी 80 लाख रुपए की। अब ए के लिए वो क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा और कैपिटल गेन कितना आएगा? सेल कंसिडरेशन तो 80 लाख रुपए है, माइनस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? क्या है बताओ? फॉर्मूला निकालोगे ना, तो क्या निकालते हैं वहाँ पे? कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय ईयर, CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेज इंटू CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। यही तो लिखते हो। तो कॉस्ट बताओ ना मुझे। ईयर ऑफ परचेज का 2009-10 का CII मिल जाएगा, 2022-23 का CII मिल जाएगा। कॉस्ट क्या है? क्या चीज़? किसके हिसाब से? सर्कल रेट से। अच्छा, वो कह रहे हैं जब 2009-10 का जो सर्कल रेट रहा होगा वो वाली कॉस्ट माननी पड़ेगी। यहाँ ये तरुण की बात से कौन कौन सहमत है? ठीक है, अच्छा, हाँ जी, अभी सहमत हो? बाद में बदल तो नहीं जाओगे? कनिका, मयंक, पंकज, ये लैंड नहीं थी, ये ज्वेलरी थी। अब ज्वेलरी मिली थी पुश्तैनी, अब ज्वेलरी में तो सर्कल रेट नहीं होता है। इसका मार्केट प्राइस तो रहा होगा ना ज्वेलरी तो उस टाइम। हाँ सर, मार्केट प्राइस दे सकते हैं। ठीक है, देखो उन्होंने दोनों के बात लॉजिकल जवाब दिया। तरुण ने बात तो ठीक है, कह रहे हैं ज्वेलरी में उस टाइम पे कुछ तो फेयर मार्केट वैल्यू रही होगी, है ना? फेयर मार्केट वैल्यू रही होगी अगर ज्वेलरी कह रहे हो। और इसके लिए अगर ये लैंड है तो लैंड के लिए उसकी सर्कल रेट रहा होगा, उसका कुछ तो रहा ही होगा। यहाँ पे सर्कल रेट लिख दो, या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कहते हैं जिसे हम, है ना? जिसमें उस टाइम उसने टैक्स लगाया होगा, स्टैम्प ड्यूटी लगाई होगी कोर्ट ने। दो बात। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब आप समझते हो कि मैंने उसे एक्वायर करने के लिए कुछ पैसा खर्च करा, यही तो बात है। तो क्या मिस्टर ए ने इस लैंड और ज्वेलरी को खरीदने के लिए 2002-9-10 में अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ दिया था? हाँ जी, कुछ भी नहीं दिया होगा।
तो फिर कॉस्ट कैसे ले लोगे, फेयर मार्केट वैल्यू और मार्केट वैल्यू कैसे ले लोगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो तब लोगे ना जब खरीदने के लिए कुछ तो दिया होगा। कॉस्ट का मतलब क्या है, आई मस्ट इनकर समथिंग, मेरे को कुछ तो खर्च करना पड़ेगा ना, तभी तो कॉस्ट आएगी। तो मैंने कॉस्ट खर्च करी थी, आंसर इज नो। वो तो मेरे को फादर से मिला, ग्रैंड फादर से मिला है, तो कैसे कॉस्ट इनकर करी? नहीं। तो ऐसे कुछ हाँ, ये तो जो सर्कुलर रेट और जो फेयर मार्केट वैल्यू है ये तो अलग रहता है ना, जो मतलब रियल वैल्यू से। नहीं ठीक है, रियल वैल्यू से अलग होगा, मान ली बात, लेकिन कहीं नियर अबाउट तो पहुंचोगे आप। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो तरुण ने लॉजिक लगाया, तरुण ने लॉजिक तो ठीक लगाया, लेकिन वो एक्ट ने वो लॉजिक नहीं लगा रखा है, एक्ट ने कुछ और बेनिफिट दे रखा है, कुछ और लॉजिक लगा रखा है। जब आप देखो इसमें क्या कहानी है, जब फादर से या ग्रैंडफादर से या पेरेंट से, ग्रैंड पेरेंट से प्रॉपर्टी आती है बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस, तो वो वाला इंसिडेंस जो है ट्रांसफ़र नहीं हुआ। आपने एक चीज़ मिस कर गई। मिस क्या करके पता है, जब ग्रैंड पेरेंट ने मिस्टर ए को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी थी, प्रॉपर्टी दी थी, इट वाज अ ट्रांसफ़र और नॉट? एक ग्रैंड पेरेंट ने, एक दादाजी ने जब ए को ज़मीन दी, तो वो ग्रैंड पेरेंट ने एक ट्रांसफ़र करा था, नहीं करा था? ट्रांसफ़र था ना? हेलो? तो पहले तो ग्रैंड पेरेंट का कैपिटल गेन निकलना चाहिए था। आप समझ रहे हो? कैपिटल गेन कब निकलता है? कैपिटल गेन, एनी प्रॉफिट ऑन गेन अराइजेज ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इफेक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 में सबसे पहले ही लिखा हुआ था, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजेज ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अफेक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर shall be subject to the income tax in the year in which it is transferred। उस साल इनकम टैक्स लगेगा जिस साल वो ट्रांसफ़र हुई। तो उसके दादाजी ने ट्रांसफ़र किस दिन करी? 2009-10 में। तो पहले दादाजी को टैक्स लगना था, नहीं लगना था कैपिटल गेन में? हाँ जी, लगना था ना। तो आप वो वाला इंसिडेंस भूल गए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको ध्यान रखना है, इस लाइन को पकड़ के रखना है, ट्रांसफ़र। सबसे पहले दिन मैंने आपको बोला, बस आपको ट्रांसफ़र को पकड़ के रखना है। ट्रांसफ़र पकड़ोगे और कैपिटल एसेट पकड़ के रखोगे तो काम चलता रहेगा। आप दादाजी वाले इंसिडेंस पे ट्रांसफ़र भूल गए। अब दादाजी को ट्रांसफ़र क्यों नहीं लगा पता है? क्योंकि सेक्शन 47 कहता है देयर आर सम एक्सेप्शन वेयर द ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल एसेट इज नॉट सब्जेक्ट टू द कैपिटल गेन। यानी कि सेक्शन 47 भी हमें साथ साथ पढ़ के नहीं पड़ेगा कि सेक्शन 47 बोलता है कि अगर कोई ऐसा कुछ सर्टेन ट्रांसफ़र हैं जो ट्रांसफ़र होंगे तो वो कैपिटल गेन है, तो कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र, मतलब अगर ट्रांसफ़र कैपिटल एसेट का है तभी तो 47 लगेगा। मान लो दादाजी ने इसको कार दी होती तो क्या दादाजी को कैपिटल गेन लगता? दादाजी ने अपने पोते को कार दे दी तो क्या वो ट्रांसफ़र कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र है? तो उसमें 47 का मतलब ही नहीं, क्योंकि 45 ही नहीं लग रहा तो 47 कैसे लगेगा? अगर पहले 45 लगेगा तो 47 लगेगा ना। 45 ही नहीं लगेगा तो 47 में ढूंढने क्या देना? कार, बिकॉज कार इज़ नॉट अ कैपिटल एसेट। दादाजी ने अपने घर का फर्नीचर दे दिया, पुराना फर्नीचर था, पड़ा हुआ था, कई ज़माने चलाया था, ये लो देखो पुश्तैनी फर्नीचर है, याद करोगे कोई दादाजी क्या यूज कर रहे थे, वो फर्नीचर मिस्टर ए को दे दिया, तो क्या दादाजी को कैपिटल गेन लगेगा? दादाजी ने अपने ज़माने का फर्नीचर दे दिया मिस्टर ए को, क्या दादाजी, क्या इज इट ट्रांसफ़र? मेरी आवाज़ आ रही है ऑनलाइन वाले बच्चों को? मैं कह रहा हूँ दादाजी ने अपना फर्नीचर मिस्टर ए को दे दिया, इज इट ट्रांसफ़र? इज इट ट्रांसफ़र? ट्रांसफ़र तो है। क्या जो ट्रांसफ़र हुए वो एसेट कैपिटल एसेट थी? फर्नीचर कैपिटल एसेट नहीं है, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट है, बट इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। पर्सनल मूवेबल इफेक्ट बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल एसेट डेफिनेशन। कैपिटल एसेट डेफिनेशन में पर्सनल मूवेबल इफेक्ट में 6 चीज़ें आ रही थी। कौन कौन सी थी वो? ज्वेलरी, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, है ना, हाँ, ड्राइंग, पेंटिंग। तो वो चीज़ें 6 चीज़ें थी। तो सोफ़ा, फर्नीचर, पुराना फर्नीचर ट्रांसफ़र हुआ है, दादाजी ने ट्रांसफ़र करा है पोते को, बट वो कैपिटल गेन अट्रैक्ट नहीं करता बिकॉज दैट इज़ नॉट अ कैपिटल एसेट। लेकिन जब लैंड ट्रांसफ़र हुई तो लैंड तो कैपिटल एसेट है, ज्वेलरी भी कैपिटल एसेट है। दादाजी ने जब मिस्टर ए को, अपने पोते को कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करी तो सबसे पहले दादाजी को कैपिटल गेन लगना था। लेकिन कैपिटल गेन सेक्शन 47 आता है बीच में, सेक्शन 47 कहता है कि देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शन वेयर द कैपिटल गेन टैक्स डज नॉट अराइज। ट्रांसफ़र भी होगा, कैपिटल एसेट भी होगी, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स इनिशिएट ही नहीं होगा, यानी कि सेक्शन 45 काम नहीं करेगा वहाँ पे आके। जब सेक्शन 47 में कुछ एक्सेप्शन है, तो उसमें से एक एक्सेप्शन ये है कि एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल
गिफ्ट या विल की वजह से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो ट्रांसफरर को कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, ट्रांसफरर को नहीं लगेगा, ट्रांसफरी को लग सकता है कभी कभी, ट्रांसफरी मतलब जिसे मिला। अब गिफ्ट पे टैक्स इसलिए नहीं, अगर गिफ्ट की वजह से ग्रैंड पेरेंट ने या पेरेंट ने अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दे दी है तो इस पे ट्रांसफ़र पे टैक्स नहीं लगता, कैपिटल एग्जम्प्ट है वो, 47 के हिसाब से एग्जम्प्ट है वो, है ना। अगर दादाजी ने, ये मिस्टर ए के दादाजी ने अपनी फैमिली से बाहर किसी को प्रॉपर्टी दे दी होती, है ना, अपनी फैमिली से बाहर दे दी होती, तो दादाजी के हाथ में तो अभी भी गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, लेकिन जिसने रिसीव करी उसको क्या लगता। अगर मान लो ये ग्रैंड पेरेंट ने मिस्टर बी को दे दी प्रॉपर्टी, मिस्टर बी हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस फैमिली, मिस्टर बी को ये लैंड दे दी होती, तो अब मिस्टर मतलब दादाजी को तो कुछ नहीं होता, है ना। बाय प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस इज नॉट सब्जेक्ट टू द कैपिटल गेन, कैपिटल गेन तो नहीं लगता। लेकिन बी को कोई इनकम होती क्या? यस सर। कहाँ पे जाके टैक्स लगती है इनकम पे? बी को कौन सा गेन होता? बी को तो प्रॉपर्टी मिली है, कौन सा गेन होगा? बी को जो इनकम होगी वो आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और फेयर जो कंसिडरेशन तो दादाजी ने लिया नहीं, जीरो है, और लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का डिफरेंस अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा होगा तो प्रॉपर्टी में मिस्टर बी को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स लग जाएगा, वो गिफ्ट उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि गिफ्ट इनहेरिटेंस की वजह से प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होती है विद इन द फैमिली चेन में तो वो गिफ्ट टैक्सेबल ही नहीं है ना। चाहे फैमिली में कितने रुपए का भी, कई करोड़ों रुपए का गिफ्ट दे दो तो कोई टैक्स नहीं लगता उसके ऊपर। तो दादाजी ने जब मिस्टर ए को प्रॉपर्टी दी तो दादाजी को कैपिटल गेन नहीं लगेगा, मिस्टर ए के ऊपर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 56(2)(10) नहीं लगेगा, दोनों जगह से बच गए। यानी कि जब 2009-10 में ट्रांसफर हुआ तब तो कोई टैक्स लगा नहीं, किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे कोई टैक्स नहीं लगा। लेकिन 2022-23 में जब मिस्टर ए ने ये वाली सेम प्रॉपर्टी बेच दी तो अब तो प्रॉपर्टी, अब तो कैपिटल गेन आ गया ना। तो ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर चली जाएगी। अगर आपके पास इस ओनर की कॉस्ट डिसाइडेड नहीं हो रही है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर, यानी कि दादाजी ने कितने में खरीदी थी, मान लो दादाजी ने भी कितने में नहीं खरीदी पता नहीं है, तो दादाजी के दादाजी या दादाजी के पिताजी ने कितने में खरीदी वो वाली कॉस्ट मानी जाएगी। उस कॉस्ट को लेकर आया जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो ये जो प्रॉपर्टी है लैंड, ये आज तक कभी टैक्स ही नहीं हुई ना। इससे पहले कभी टैक्स हुई नहीं हुई, तो दादाजी परदादाजी वहाँ से चलती आ रही है। पहली बार ए ने बेची फैमिली के बाहर ले जाके, मार्केट में ले जाके बेच दी, तो जब बाहर ले जाके बेच दी या बेशक अपने हिस्से में से किसी भाई को बेच दी, है ना, अपने हिस्से में जो भाई को बेच दी, तो इसके लिए कॉस्ट क्या मानी जाएगी? कॉस्ट मानी जाएगी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर मानी जाएगी। अगर दादाजी ने नहीं खरीदी थी तो दादाजी से पीछे वहाँ चली जाएगी, वहाँ चली जाएगी, वो वाली प्रीवियस ओनर पे चली जाएगी, है ना। जहाँ पे जो भी प्रीवियस ओनर ने पहली बार इस कॉस्ट लैंड को एक्वायर करने के लिए जो ली होगी, पैसे दिए होंगे, वहाँ पे कॉस्ट चली जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ जो कॉस्ट है, क्योंकि ए ने कोई पैसे खर्च नहीं करे, कॉस्ट का मतलब होता है पैसे खर्च करते हो, ए ने कोई पैसा खर्च नहीं करा, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर आ जाएगी, ठीक है। तो सेक्शन 55 में कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन ये है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस और बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 2 सेक्शन 64, सबसेक्शन 2 सेक्शन 54 क्या कहता है? अगर कोई इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी एचयूएफ को दे देता है, किसी इंडिविजुअल ने अपनी प्रॉपर्टी एचयूएफ को दे दी, तो इंडिविजुअल जब एचयूएफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, है ना। वो 47 में लिखा हुआ कि ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। लेकिन एचयूएफ ने कल को वो प्रॉपर्टी बेच दी तो कैपिटल गेन आ जाएगा एचयूएफ के हाथ में। तो एचयूएफ के पास कॉस्ट कौन सी आएगी? जो उस इंडिविजुअल की कॉस्ट खरीदी, जितने में उसने इंडिविजुअल ने खरीदी थी। सेक्शन 47 में जो ट्रांसफर है उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर बाय इंडिविजुअल टू एचयूएफ इज नॉट अ कैपिटल गेन, सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन, कैपिटल गेन नहीं लगता। तो अगर 55 में देखोगे तो कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे प्रॉपर्टी की जो भी कैपिटल एसेट है उसकी कॉस्ट को आप कॉस्ट मानोगे, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, जिसमें भी जब अगर आपने इस वाले ओनर ने कॉस्ट कुछ खर्च नहीं करी है, पैसा कुछ नहीं खर्च करा, तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर शैल बी कंसिडर हेयर। यहाँ पे कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर ही कंसिडर की जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर। पुश्तैनी जमीन है जो 100 साल से रहती है, तो उसका कॉस्ट कैसे पता करेंगे? देखो उसका कॉस्ट क्या करना पड़ेगा आपको। कहानी ये है कि वैसे उसके उस वाले जो आप केस कह रहे हो ना, उसमें एक गुजरात हाई कोर्ट का एक डिसीजन है, उसने तो एसएससी के फेवर में डिसीजन दे दिया था, है ना। लेकिन अब क्योंकि वो गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन है तो वो उसी के ऊपर एप्लीकेबल है। वहाँ पे राजकोट में किसी के पास एक बहुत बड़ा महल था, ठीक है, जो उसके पास था, उसके पापा के पास था, उसके दादाजी के पास था, पीछे से चला आ रहा था,
और वो जो आप बात कह रहे हो वही वाली बात चली आ रही है कि ट्रेल नहीं मिल रही थी किसने में कितने में खरीदा, है ना। लेकिन कुछ क्योंकि उसके पिताजी के नाम पे कुछ इनकम टैक्स के ड्यूज थे, तो इनकम टैक्स ने क्या करा, उसकी 5000 एकड़ की ज़मीन को इनकम टैक्स ने एक्वायर करा, अपने कब्जे में लिया, बेच दिया और करीब 67 लाख 67 लाख रुपीज़ का कुछ का बेचा था। उसकी प्लॉटिंग करी और 67 लाख रुपए का बेच दिया। अब इनकम टैक्स ने क्या करा कि 67 लाख रुपए का बेच दी प्रॉपर्टी, तो कैपिटल गेन तो आएगा ना उस आदमी के हाथ में, क्योंकि प्रॉपर्टी तो पुश्तैनी चली जाती। अपने टैक्स की रिकवरी कर ली जो उसके पिताजी के नाम पे थी उसी लैंड पे, तो पिताजी के नाम के जो टैक्स ड्यूज थे वो रिकवरी कर लिए, बाकी बचे हुआ पैसा उसको दे दिया। लेकिन इनकम टैक्स ने बोला अब इसके हाथ में भी राजा मान सिंह पता नहीं ऐसे कुछ करके नाम है, उसके नाम पे है कि उसके नाम पे भी उन्होंने कैपिटल गेन लगा दिया, भाई तुम्हारी लैंड बिकी है तुम कैपिटल गेन दो। उसने बोला कैपिटल गेन मैं दूंगा, मेरी कॉस्ट बताओ क्या है। उन्हें बोला पिताजी ने खरीदनी, दादा की दादा ने खरीदनी, परदादा ने खरीदनी। तो बाद में कहीं पता लगा कि ये बहुत पुराने रजवाड़े खानदान है कि इन्होंने किसी से जीती है, लड़ाई में जीती है, कॉन्क्वेस्ट करके लिए लैंड। तो अब इसकी कॉस्ट असर्टेन नहीं हो पाई, तो इनकम टैक्स में तो अपने फेवर में डिसीजन दिया, कमिश्नर इनकम टैक्स ने भी अपने फेवर में डिसीजन दिया। फिर ये जाके गुजरात हाई कोर्ट में जाके सेटल हुआ और शायद सुप्रीम कोर्ट में सेटल हुआ है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में भी सेटल हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जाके सेटल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है इसकी कॉस्ट, क्योंकि ये कॉन्क्वेस्ट था, कॉस्ट निल है, तो इसके जो सेल कंसिडरेशन अपने एक्वायर करा उसके ऊपर कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जाके वो केस सेटल कर दिया कि उस वाले केस में जाके कॉस्ट भी नहीं लगेगी। लेकिन आज की केस में क्या होता है, लैंड के केस में और फेयर मार्केट आज जो है ये 1984-85 का शायद केस है ना, जो सुप्रीम कोर्ट में जाके सेटल हुआ कि उन्होंने बोला क्योंकि कॉस्ट असर्टेन नहीं हो रही तो आप गेन भी असर्टेन नहीं कर पाओगे, आपको इसको कैपिटल गेन नहीं लगेगा, जो तुमने अपनी पुरानी रिकवरी लेनी थी ले ली, बात खत्म। अब ये जो बच्चे हुए 44-45 लाख रुपए हैं इसके ऊपर आपको कोई कैपिटल गेन नहीं देगा, ये उसको कैपिटल गेन माफ़ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि इससे पहले एक केस हुआ था BC श्रीनिवासन शेट्टी, एक BC श्रीनिवासन शेट्टी का केस है, वो उसके फैक्ट और इसके फैक्ट कुछ मिलते जुलते थे, तो उसके बेस पे BC श्रीनिवासन शेट्टी के केस को आधार मान के सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी बेनिफिट दे दिया। जबकि हाई कोर्ट ने और उसने क्या नाम लेते हैं CIT ने, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने BC श्रीनिवासन शेट्टी के केस को कंसिडर ही नहीं करा, उन्होंने बोला वो फैक्ट अलग है ये फैक्ट अलग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दोनों के फैक्ट सेम है, तो BC श्रीनिवासन शेट्टी के केस में अगर आपने टैक्स नहीं लगाया तो इसके केस में भी टैक्स नहीं लगेगा, आप घर जाओ अपने। तो लेकिन अब क्या होता है कि अगर कोई भी कॉस्ट आपको प्रीवियस ओनर की कॉस्ट नहीं मिली है, तो लैंड हो या ज्वेलरी हो, कोई भी एसेट हो, तो आपको क्या लेना है, 2001 की कॉस्ट लेनी है, क्योंकि इंडेक्सेशन यहाँ से चालू हुआ था ना। तो 2001 की अगर लैंड है तो SDV और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों कंपेयर करने पड़ेंगे, FMV। अगर कोई और एसेट है तो केवल फेयर मार्केट वैल्यू होती है, वहाँ SDV होती नहीं है, FMV। अगर लैंड है तो पहले क्या होता था 2015-16 तक या 16-17 तक है शायद, तो खाली FMV चेक करते थे उस दिन की, दोनों केस में FMV था। लेकिन ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आके SDV का टांग और अड़ा दी। SDV की टांग ये अड़ा दी है कि अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी है जिसकी कॉस्ट असर्टेन नहीं हो पा रही है, तो आप 2001 की, क्योंकि पहली बार इंडेक्स यहीं आया है, 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू लो, मान लो उस दिन उस लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू थी 50 लाख, SDV थी 40 लाख, तो अब आप अपनी कॉस्ट कौन सी मानोगे? हेलो, कौन सी? 40 लाख। कॉस्ट मानने का मतलब है कि आपका जितनी ज़्यादा कॉस्ट होगी उतना क्या होगा, कैपिटल गेन कम होगा, कैपिटल गेन कम होगा, तो क्या मानोगे आप? 50 लाख। आप इसी को इंडेक्स करोगे, जो आप कॉस्ट मानोगे उसी तो इंडेक्स करोगे। अगर SDV 50 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू 40 लाख, अब इसका आंसर क्या बोला आपने? 50 लाख। इसका आंसर क्या बोला? 50 लाख। इसका आंसर बताओ। इसे बोलते हैं डीम्ड कॉस्ट, ये डीम्ड कॉस्ट है। इसकी डीम्ड कॉस्ट, अब पता क्या, जो फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट आई, उस अमेंडमेंट में उन्होंने क्या डाल दिया कि फेयर मार्केट वैल्यू और SDV देखना है, जो भी ज़्यादा होगा, बट FMV कैन नॉट एक्सीड द SDV। तो पहले वाले का आंसर 40 लाख है, दूसरे वाले का 50 लाख, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड SDV। क्या हो रहा था, लोग बाग पटवारी से, किसी वैल्यूएशन ऑफिसर से लाके बैक डेट में, मतलब वैल्यूएशन ऑफिसर से एक सर्टिफिकेट बनवा के ला रहे थे कि यार तुम एक काम करो, मेरी ज़मीन की वैल्यू 2001 में ना, मेरी ज़मीन की वैल्यू तुम 50 लाख कर दो, है ना।
कोर्ट में तो 40 लाख में रजिस्ट्री हो रही थी, क्योंकि एक्ट में ही एसडीवी लिखा नहीं था, वहाँ लिखा ही था एफएमवी। तो लोग क्या कर रहे थे, वैल्यूअर से, जो अप्रूव्ड वैल्यूअर है उनसे कुछ पैसे दिए, तो वो 50 लाख की नहीं, 50-100 करोड़ की जमीन की बात हो रही थी। 50 लाख में तो इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा। 50-100 करोड़ रुपए की जो 200-500 करोड़ के सौदे और थे, उसमें क्या कर रहे थे, वो 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू लेके आ रहे थे अप्रूवर, वैल्यूड अप्रूवर से, यार इससे काम करे तो 200 करोड़ बना दो, इसे 300 करोड़ बना दो, जितना भी 1 करोड़ बनाने से भी मल्टीप्लाई होना है ना बाद में तो फैक्टर को। तो गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था। गवर्नमेंट ने कहा ये तो काम खराब कर रहे हैं हमारे को। जब उन्होंने रजिस्ट्री कराई तब मेरे को रेवेन्यू कितने पे दिया, 40 लाख पे। आज जब टैक्स निकालने के बाद ये कॉस्ट कितनी मान रहे हैं, 50 लाख, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हैं। तो क्योंकि एक्ट में ही एसडीवी का क्लॉज था, नहीं तो लोग ले रहे थे, तुमने फेयर मार्केट वैल्यू खुद डाल रखा। लेकिन निर्मला सीतारमण में फाइनेंस मिनिस्ट्री में आने के बाद इन्होंने अमेंडमेंट डाल दिया। इन्होंने बोला कॉस्ट और एफएमवी फेयर मार्केट और एसडीवी विच एवर इज हायर, बट एसडीवी फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड द एसडीवी। लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू एसडीवी को एक्सीड नहीं कर सकती। अब इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 40, एसडीवी कितनी है, 50, तो विच एवर इज हायर, तो हायर कौन है, 50 लाख, ले लो 50 लाख रुपए। दूसरे पहले वाले केस में क्या था कि फेयर मार्केट वैल्यू आप झूठी बना के लाए हो, है ना, फेयर मार्केट वैल्यू झूठी सच्ची जो भी बना लेके आए, उन्होंने एक्ट में लिख दिया। वो किसी को ये कोई तुम झूठी बना के ला रहे हो, उन्होंने लिख दिया एक्ट में कि इन केस ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू विच इज नॉट डिसाइडेबल, तो आप फेयर मार्केट वैल्यू एंड एसडीवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001, तो दोनों में से जो ज़्यादा होगी वो ले लेना। बट एफएमवी कैन नॉट एक्सीड टू एसडीवी। अगर एफएमवी एसडीवी से ज़्यादा होगी तो आपकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, एसडीवी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉस्ट भी, है ना। अब ये उन सब के लिए जिन्होंने 2001 या उससे पहले कभी लैंड खरीदी थी या उनको कहीं गिफ्ट इनहेरिटेंस विल किसी से भी मिली थी। तो अब इसने तो लेकिन 2009-10 में मिली है, तो इसमें ये वाला केस तो लगेगा नहीं। तो इसके में क्या जाएगा, इससे पीछे वाले के प्रॉपर्टी के केस में जाएगा, है ना। इसके पीछे वाली प्रॉपर्टी जिसके दादा परदादा जहाँ पे भी जो कॉस्ट आएगी उसी कॉस्ट को लेके इंडेक्स करना पड़ेगा 2009 उससे 2019-22-23 से, जहाँ पे आपने बेचा है 2022-23 से। जो दादा से पोतों को आए वो ट्रांजैक्शन कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, वो इग्नोर कर दिया जाता है ना, वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन में कॉस्ट है, इन सर्टेन केसेस कॉस्ट शैल बी द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर। देखो ये क्या लिखा है, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 48 एंड 49 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेक्शन 48 का मतलब है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। 48 में लिखा हुआ है हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। देखो सेक्शन 48 बोलता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ सेक्शन 48 बोलता है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन और सेक्शन 49 बोलता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन स्पेशल केसेज, जिसमें से एक ये था, है ना। दूसरा गुडविल, ये तो इंप्रूवमेंट है, छोड़ दो, यहाँ पे चलते हैं। ये कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 48 यानी कि कैपिटल गेन निकालने के लिए, और 49 स्पेशल केस में जो ट्रांसफर होता है एक्विजिशन उस केस के लिए कॉस्ट का मतलब क्या है, इन रिलेशन टू अ कैपिटल एसेट बीइंग अ गुडविल। अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट जो कि गुडविल है, गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन किसी की भी हो सकती है। गुडविल का मतलब आप समझते हो ना कि मेरा ब्रांड नेम, जैसे हल्दीराम की एक गुडविल है ना, हल्दीराम की एक गुडविल है। आप कुछ भी लोग कितना भी महंगा देगा सामान, वो आप खरीदोगे उससे, है ना। तो गुडविल है, उसने अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके, अपनी सर्विस को मेंटेन करके गुडविल बनाई है ना। तो गुडविल ऑफ अ ट्रेड और बिजनेस और प्रोफेशन, अगर उसकी गुडविल और प्रोफेशन है ट्रेड और कोई ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन, और राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, और राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, और टीनेंसी राइट और स्टेज कैरेट परमिट और लूम आवर्स, तो उसके केस में क्या होगा, इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट बाय एसएससी बाय परचेज फ्रॉम प्रीवियस ओनर। अगर आपने मान लीजिए किसी का बिजनेस खरीदा, उसके साथ उसकी गुडविल भी खरीद ली, है ना। बिजनेस में गुडविल कैसे खरीदते हैं, जब आपने मर्जर एक्विजिशन के कोई क्वेश्चन करे होंगे तो आप उसमें क्या कर रहे थे कि उसकी एसेट और लाइबिलिटी को नेट ऑफ करते थे, नेट वर्थ से निकलती थी। एसेट माइनस लाइबिलिटी मान लो आया 1 करोड़ रुपए, लेकिन आपने उसे दिए 1.5 करोड़ रुपए, तो 50 लाख रुपए क्यों दिए, उसकी गुडविल के, है ना, उसकी गुडविल को दिए। एसेट माइनस लाइबिलिटी निकली वैल्यू 1 करोड़, लेकिन उसने बोला मैं दूंगा 1.5 करोड़ में, 1 करोड़ में दूंगा नहीं, तो 50 लाख क्यों मांग रहा है, वो अपनी गुडविल के मांग रहा है। तो अगर आपने गुडविल खरीदी है तो जो कॉस्ट आपने गुडविल के लिए प्रीवियस ओनर को दी, यानी कि जो 50 लाख रुपए दिए वो क्या है, गुडविल की कॉस्ट। ये सारी चीज़ होगी, गुडविल, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, स्टेज परमिट, लूम आवर्स, जिन सब के लिए, है ना। जैसे क्या होता है कि जो बसें चलती हैं, इंटरस्टेट बसें चलती हैं, जो गवर्नमेंट के अलावा जो प्राइवेट बसें चलती हैं, उनमें राइट टू स्टेट वो चलता है ना, परमिट मिलता है
कि किसी स्टेट में अपनी बसें चला सकते हो। तो अगर आप बस का बिजनेस बंद करना चाहते हो तो आप चाहते हो परमिट में बेच दो, जब तक वो वैलिड है आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो परमिट बेचने की वजह से आपको जो पैसा मिलेगा, तो आपने तो परमिट एक्वायर किया था, उसकी परमिट की कॉस्ट नील होती है ना, लेकिन जो खरीद रहा है आपसे, अब उसके लिए तो कॉस्ट हो गई ना। तो अब अगर वो खरीदने वाला सेकंड ओनर उसे बेचेगा तो खरीदने वाले के लिए परमिट की कॉस्ट क्या होगी, अमाउंट पेड टू प्रीवियस ओनर। ऐसे ही बिजनेस की गुडविल, जिसकी गुडविल, हल्दीराम की गुडविल क्या है, हल्दीराम की गुडविल अगर वो खुद बेचेगा गुडविल, तो उसका पूरा का पूरा 50 लाख रुपए कैपिटल गेन है उसके लिए, है ना। जो भी बिजनेस आप खरीदे हो जिसकी कॉस्ट 1 करोड़ रुपए थी और आपने दिए 1.5 करोड़ है, तो जिसने वो 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं फॉर द गुडविल, उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुडविल इज नील। अभी नीचे आ जाएगा वो, कॉस्ट ऑफ गुडविल नील होगी। लेकिन अगर उसने 1.5 करोड़ वाले ने दोबारा किसी को बेच दिया, तो 1.5 करोड़ वाले के लिए गुडविल की कॉस्ट कितनी थी, 50 लाख। तो अब वो ने बेच दिया तो कॉस्ट ऑफ द गुडविल क्या है, अमाउंट पेड टू द प्रीवियस ओनर, पे क्या पे करा, 50 लाख रुपए। अगर उसने ऐसी चीजें खरीदी हैं तो 50 लाख रुपए उसकी कॉस्ट हो जाएगी। इन द केस फॉलिंग अंडर सेक्शन अंडर सब क्लॉज 1 ऑफ सब क्लॉज 1 to 4 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 49, ठीक है। एंड जो स्पेशल केस में एक्विजिशन होती है, ये आपको वैसे दिख नहीं रहा होगा, मैं वैसे बता देता हूँ। ये पार्टीशन लिखा है, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ का मान लो बंटवारा हुआ, टोटल पार्टीशन या पार्शियल पार्टीशन। जब एचयूएफ का बंटवारा होता है, मैंने आपको बोला था कि एचयूएफ के बंटवारे में जो भी एसेट होती है, उस पूरी भी एसेट, सारी की सारी एसेट जितने भी एचयूएफ के मेंबर होंगे सबको इक्वली बैठेगी। मान लीजिए एचयूएफ में 10 मेंबर थे, तो सबको 1/10 1/10 1/10 मिलेगा। तो जब एचयूएफ के बंटवारे के बाद पार्टीशन के बाद जो मेंबर को पैसा मिला या प्रॉपर्टी मिली, जो भी कैपिटल एसेट मिलेगी, वो कैपिटल एसेट का जब बंटवारा होगा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। जब एचयूएफ के बंटवारे में मान लीजिए आपके पास आपकी एक एचयूएफ थी, एचयूएफ में आप 5 लोग थे और वहाँ पे 2 करोड़ रुपए की कुछ एसेट थी, बंटवारा हुआ, सबको 40-40 लाख रुपए की एसेट मिल गई, ठीक है। मान लीजिए 2 करोड़ की ज्वेलरी थी एचयूएफ में, बंटवारा होने के पास सबके पास 40-40 लाख रुपए की ज्वेलरी आ गई। किसी एक भाई ने अपनी 40 लाख रुपए की ज्वेलरी, जो ज्वेलरी आई है, उस ज्वेलरी को 60 लाख में बेच दिया। ध्यान से सुनना, 2 करोड़ की ज्वेलरी थी, 5 मेंबर थे, पाँचों को 40-40 लाख रुपए की ज्वेलरी बांट दी और एचयूएफ खत्म हो गई। अब एक भाई ने 40 लाख रुपए की ज्वेलरी को 60 लाख में बेच दिया, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर दैट पर्सन कितनी है, 40 लाख। क्या 40 लाख उस आदमी ने खुद खर्च करे थे? नहीं। कौन सी कॉस्ट टू द एचयूएफ, जो एचयूएफ की कॉस्ट थी वो वाली 40 लाख मानी जाएगी। फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, जिस दिन ट्रांसफर ही हो सकता है उस दिन उसकी वैल्यू 60 लाख होगी, है ना। 40 लाख 2 करोड़ की तो एचयूएफ ने खरीदी थी ना प्रॉपर्टी ज्वेलरी, लेकिन जिस दिन बेची है, जिस दिन ट्रांसफर करी है, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं मानेगी। जिस दिन एचयूएफ ने कितने में खरीदी, एचयूएफ ने मान लो खरीदी 2 करोड़ में थी, तभी बंटवारा हुआ, तो एचयूएफ में 2 करोड़ की खरीदी थी, उसकी 40 लाख वाली कॉस्ट मानी जाएगी। जिस दिन ट्रांसफर हुई उसके मेंबर को, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं करनी। कौन कौन सी एसेट है, एसेट फॉलिंग अंडर सबसेक्शन सब क्लॉज 1 और 2 सब क्लॉज 4 इन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 49, यानी कि स्पेशल केस में जब प्रॉपर्टी इनहेरेंट कर देते हो, एक्वायर कर लेते हो। द एंड वेयर सच एसेट वाज एक्वायर्ड बाय द प्रीवियस ओनर, जबकि इन सब केसों में क्या होगा, एसेट किसी और ने एक्वायर करी थी, आपके पास तो ट्रांसफर आ गई वो, है ना आपके पास। तो एचयूएफ के मेंबर ने प्रॉपर एसेट खरीदी थी, ज्वेलरी नहीं, एचयूएफ ने ज्वेलरी खरीदी थी, मेंबर को तो बंटवारे में मिली है। As defined that section, the by purchase mean the amount of purchase price for such previous owner। उस एचयूएफ के लिए प्रॉपर्टी ज्वेलरी 40 लाख रुपए की थी। पार्टीशन ऑफ एचयूएफ इन, ये टोटल और पार्सल दोनों तरह के पार्टीशन है। बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल, सक्सेशन और इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड बाय एन इंडिविजुअल टू द एचयूएफ। तो जब एचयूएफ को कोई प्रॉपर्टी मिलती है और इंडिविजुअल ने अपनी प्रॉपर्टी एचयूएफ में डाल दी, तो एचयूएफ जब अगर उस प्रॉपर्टी को बेचेगा तो कॉस्ट कौन सी लेगा, वो इंडिविजुअल ने जो खरीदी थी। तो इन 4 केस में कॉस्ट कौन सी जाती है, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर। और ये क्या है लास्ट, ये देखो, इन एनी अदर केस, ओहो ये क्या लिखा, इन एनी अदर केस कॉस्ट शैल बी टेकन टू नील, यानी कि और कोई भी केस होगा तो उसके केस में क्या हो जाएगा, कॉस्ट नील हो जाएगी। अगर वो बाई वे इन 4 चीज़ों के वजह से आपके पास कोई एसेट आई है, तब तो कॉस्ट प्रीवियस ओनर की चली जाएगी। कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ द एचयूएफ, बाय वे ऑफ गिफ्ट और विल क्या मतलब होता है, मान लीजिए किसी एक आदमी ने अपनी विल लिखी, विल एग्जीक्यूट कब होती है, जब आदमी चला जाता है ना। कोई भी विल आदमी के जिंदा रहते हुए, असेसी के जिंदा रहते हुए विल एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। विल में क्या लिखता है, मेरे जाने के बाद ये प्रॉपर्टी इस आदमी को मिल जाए। मान लीजिए
मिस्टर ए ने अपनी विल करी कि मेरे जाने के बाद ये प्रॉपर्टी मिस्टर डी को मिलनी चाहिए, विच इज़ नॉट द रिलेटेड पर्सन ऑफ दैट फैमिली। वो उसकी फैमिली के में नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मिस्टर डी से उसका कुछ अफेक्शन था। मिस्टर डी उसकी ए की देखभाल कर रहा था लास्ट टाइम पे, तो मिस्टर ए क्या करेगा, ए ने बोला डी को पैसे दे दो, ठीक है, डी को सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाए। जब विल में पैसा मिलता है तो मिस्टर डी के लिए कोई कैपिटल गेन नहीं, कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं। ध्यान रखना, ए ने जो प्रॉपर्टी अपनी डी को ट्रांसफर करी है एंड डी इज नॉट अ रिलेटेड पर्सन, इवन इट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ डी, ठीक है। डी के हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, प्रॉपर्टी ए ने डी को ट्रांसफर की, कैसे, बाय वे ऑफ विल। अगर विल से प्रॉपर्टी मिलती है तो टैक्सेबल नहीं है किसी के हाथ में। ए को कोई टैक्स लगेगा नहीं, ए को भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ए ने कंसिडरेशन ही नहीं लिया। अगर ए उससे कंसिडरेशन ले लेता डी से, तब तो ट्रांसफर होता, कैपिटल गेन लगता। ए ने डी से कोई पैसा लिया नहीं, ए तो चला गया, तब प्रॉपर्टी डी को मिली है ना। ए पैसा ले कैसे लेगा, वो तो है ही नहीं बंदा, विल एग्जीक्यूट तब होती है जब चला जाता है। तो ए अगर विल की वजह से डी को पैसा प्रॉपर्टी मिली तो डी के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं, कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन डी ने फर्दर वो प्रॉपर्टी बेच दी, तो डी ने जब फर्दर प्रॉपर्टी बेच दी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी मानी जाएगी, जो ए ने खरीदी थी, जितने में ए ने खरीदी, क्योंकि डी ने तो कोई कॉस्ट लगाई नहीं ना। तो अगर ये कुछ स्पेशल केसेज हैं, पार्टीशन, गिफ्ट और विल, सक्सेशन और इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड बाय इंडिविजुअल टू द एचयूएफ, इंडिविजुअल ने एचयूएफ को ट्रांसफर कर दी, इन 4 केसों में अगर प्रॉपर्टी आपके पास आई है तो आपको कैपिटल गेन प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर, जो कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर है। और इन्हीं में अगर कोई लैंड है, कुछ अगर किसी में इंप्रूवमेंट हुआ तो कॉस्ट, इंप्रूवमेंट कॉस्ट भी तो प्रीवियस ओनर ही आएगी, है ना, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट में आएगी। लेकिन 2001 से पहले का इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। 2001 से पहले का इम्प्रूवमेंट प्रीवियस ओनर वाला नहीं मिलेगा, है ना। तो इम्प्रूवमेंट भी पीछे जाएगा, एनी अदर केस और कि सभी केसों में निल हो जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, देखो क्या हुआ था, 1 अप्रैल 2021 इनकम टैक्स ने क्या करा, अमेंडमेंट लेके आए कि गुडविल इज नॉट ए डेप्रिसिएबल एसेट। 1 अप्रैल 2021 से उन्होंने बोला गुडविल कैपिटल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, बिल्कुल ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ डेप्रिसिएबल एसेट। ये हम पीजीबीपी में भी पढ़ के आए हैं कि 1 अप्रैल 2021 से गुडविल डेप्रिसिएबल एसेट नहीं थी। अगर किसी बिजनेस में मान लीजिए गुडविल एक्वायर करी थी 2010 में, 2015 में, 2016 में, किसी ने कोई बिजनेस एक्वायर करा, उसके बाद गुडविल भी खरीदी, तो गुडविल खरीदने की कॉस्ट थी। तो 2000 मान लो 15 में खरीदा, 2015 में खरीदा, 2015 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, 31 मार्च 2021 तक गुडविल डेप्रिसिएशन ले रहे होंगे। इंटेंजिबल एसेट पे 25% का डेप्रिसिएशन मिलता है। 15 में खरीदी थी, 31 मार्च 2021 तक उन्होंने डेप्रिसिएशन लिया, 1 अप्रैल 2021 से अब गुडविल क्या नाम है, उस पर डेप्रिसिएशन मिलना बंद हो गया और अब बेची वो गुडविल। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी होगी उसकी, 2015 में 50 लाख की खरीदी थी, गुडविल पे डेप्रिसिएशन लेते लेते 31 मार्च 2021 को उसकी वैल्यू बची मान लीजिए 40 लाख रुपए, एग्जाम्पल के लिए, कम बचेगी वैसे तो 40 लाख रुपए बची। तो अब बेची उन्हें 70 लाख में, तो कॉस्ट कौन सी घटाओगे 70 लाख में से, 50 लाख या 40 लाख। चलो गुडविल 2015 में आपने खरीदी 50 लाख रुपए की, ठीक है। इसमें हर साल डेप्रिसिएशन लगाया, 2016 को एक बार डेप्रिसिएशन लगेगा साल के लास्ट में 25%, 12.5 लाख रुपए, ये बचेंगे कितने, 3750। फिर 2017 में लगा 25%, इसका 25% निकालने कितना आएगा, 9 लाख, 9 चौक 36, 4 निम 36, 4 तिया 12, 9 लाख 4 तिया 12, 4 7 28, 9 37,500, चलो 937 मान लेते हैं, ठीक है। ये घटा दो, ये बचे आपके 7 3 10 3 3 6 और 1 6 और 3 और 4 और 1 5, ये एक है ना, 9 और 7 28 12 500, 9 8 17, चलो 28 13 ले लिया ना, तो राउंड से चल रहा है 28 13, ठीक है। अब आपने 28 13 मान लीजिए ये 2021 आ गया, ये 31 मार्च 21 को इसकी WDV है ना, एज्यूम कर लेते 31 मार्च 2021 को WDV है, तो 31 मार्च 2021 को जब WDV है तो अब आपने 31 मार्च 21 के बाद तो डेप्रिसिएशन मिलना ही बंद हो गया। ये 31 मार्च 2023 को आपने बेच दी 40 लाख रुपए की गुडविल, तो कॉस्ट कौन सी लोगे, 50 लाख या 28 लाख, 28 लाख, उससे पहले भी तो डेप्रिसिएशन ले चुके हो आप,
उससे पहले तो डेप्रिसिएशन ले चुके हो, है ना। अब तो कॉस्ट यही है। आपकी बुक में गुडविल कितने की पड़ी है? देखो आप दो जगह बेनिफिट क्यों लोगे? आपने 9 लाख 12 लाख कई उतने सारे सालों का, अगर मैं इसे 2019 ही मान लेता, 2020 2021, हाँ 2019 मान लो, तो ये 2020 है और ये 2021 में डेप्रिसिएशन लास्ट ले लिया आपने, तो 2 बार डेप्रिसिएशन ले लिया, दोबारा कॉस्ट भी घटाओगे। सरकार इतनी शरीफ भी नहीं है। तो जो WDV वैल्यू है यही आपकी कॉस्ट में रहेगी। अब जब भी बेचोगे तो कॉस्ट यहाँ से घटाओगे, 50 लाख से नहीं घटाओगे, ओरिजिनल कॉस्ट से नहीं घटाओगे। क्लियर है? तो गुडविल के केस में कुछ ऐसा खेल है। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, 1 अप्रैल 2021 से गुडविल बंद हो गई है, डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है गुडविल, अब ध्यान रखना। देखो ये आया था सबसे बढ़िया चीज़, 31 मार्च 2018 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजेज ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट विच इज में लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, जो क्या थे लिस्टेड इक्विटी शेयर, वो एग्जम्प्ट होते थे। कब तक? 31 मार्च 2018 तक वो एग्जम्प्ट थे। लेकिन 1 अप्रैल 2018 से अगर आपने कोई शेयर्स बेचे तो वो क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल, है ना। और लिस्टेड इक्विटी शेयर का होल्डिंग पीरियड कितना होता है लॉन्ग टर्म बनाने के लिए? 12 महीने, है ना। लिस्टेड इक्विटी शेयर 12 महीने का होल्डिंग पीरियड होता है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, मान लीजिए किसी ने 2005-6 में शेयर्स खरीदे थे, वो आज तक रखे जा रहा था, प्राइस बढ़ता जा रहा है, वो भी सही है, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट करिए, सकता है कंपनी की पोजीशन स्ट्रांग है, मेरे शेयर्स को कुछ होने वाला नहीं है, आराम से रखे रखो, वैल्यू अपने आप मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन 1 अप्रैल 18 को तुम अचानक, फरवरी 18 में बजट आया, है ना, 1 फरवरी को बजट आता है, 1 फरवरी 18 को बजट आया, अनाउंस कर दिया उन्होंने कि अब अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल शेयर बेचोगे तो हम आपके लिए उस पर कैपिटल गेन टैक्स ले लेंगे एट द रेट ऑफ 10%। अब की रेट में अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स बेचते हो जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल से एक एसेट हैं, उनके ऊपर टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ 10%। तो जिस आदमी ने इतने साल से संभाल के रखा था उसके तो प्लानों पर तुमने धुआं फेर पानी फेर दिया एकदम ही। तो अब क्या करा जाए? और मान लो किसी ने 2004 में वो शेयर 5 रुपये का खरीदा हो, आज वो 500 रुपये का हो गया, तो वो तो वैसे ही कैपिटल गेन के रेट से मर जाएगा, है ना। 495 रुपये पर शेयर में प्राइस अप्रिसिएशन है, तभी तो वो होल्ड करके भी बैठा है, तो प्राइस से ही मर जाएगा। भाई 2005 में 2004-5 में कंपनी की पोजीशन अलग थी, कंपनी उस टाइम ग्रो कर रही थी, तो उसका शेयर प्राइस नेचुरली कम रहा होगा, और तो नेचुरली कम होगा। लेकिन कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती है उसके मार्केट प्राइस बढ़ता जाएगा। मैं भी शेयर में इन्वेस्टेड रहा, क्यों? क्योंकि मेरे को पता था कैपिटल गेन पर टैक्स लगता नहीं है, लेकिन इन्होंने 1 अप्रैल 2018 से बोल दिया टैक्स लगेगा। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी यहाँ पे? 5 रुपये। हाँ जी, अगर मान लो 2005 में आपने एक इक्विटी शेयर 5 रुपये का खरीदा था, जिसकी आज वैल्यू 1 अप्रैल 2018 और उसके बाद उसकी वैल्यू 500 रुपये है, जब आपने बेचा तो 500 रुपये सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना? 5 रुपये, तो 495 रुपये पर शेयर पे फर्क प्रॉफिट आ जाएगा आपका। तो ये तो सरकार ने अगर पॉलिसी बदली है तो सरकार को रास्ता भी लाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम एक काम करेंगे, आपकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है विच इज़ अ लिस्टेड इक्विटी शेयर, क्योंकि वो 31 मार्च 18 तक टैक्सेबल नहीं है, तो या तो उन शेयरों को आप 31 मार्च 2018 से पहले पहले बेच दो, ठीक है, तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। अब हर आदमी ऐसा नहीं करेगा, टैक्स लगेगा 10% और प्रॉफिट हो रहा है 50% का, तो क्यों बेचेगा कोई आदमी? उसे पता है प्राइस बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ेंगे, अभी और बढ़ेंगे, तो क्यों बेचूं मैं? खाली 10% के 10% का टैक्स लगेगा, वो भी प्रॉफिट के ऊपर, और वो वाला प्रॉफिट जो 1 लाख के बाद है। अगर मेरे को 3 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 2 लाख पे 10% देना है ना। 1 लाख का कैपिटल गेन अभी भी एग्जम्प्ट है। अगर मेरे को 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे को कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर मुझे 1.5 लाख रुपये का कैपिटल गेन हुआ फ्रॉम द सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर, तो 1 लाख माइनस करके 50,000 पे 10% टैक्स देना है मुझे, है ना, अंडर सेक्शन 112A में। तो ये एग्जम्प्ट होता था पहले सेक्शन 1038 में, उन्होंने लाके उठा के यहाँ पे टैक्सेबल कर दिया। तो इन्होंने क्या बोला कि आप एक काम करो, या तो आपके पास बस ध्यान ये रखना है कि दैट शेयर मस्ट बी इन योर पोर्टफोलियो ऑन और बिफोर 31 जनवरी 31 जनवरी 2018 से पहले आपके पास शेयर होना चाहिए। आप ये मत बोलो कि मेरे को 31 जनवरी 2018 से बाद शेयर है। अगर आपने बजट की अनाउंसमेंट 1 फरवरी के बाद शेयर खरीदा तो ये प्रोविजन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं, कॉस्ट निकालने के। ये मैं क्या बता रहा हूँ, कॉस्ट निकालने का प्रोविजन बता रहा हूँ। अभी तक हम कौन कौन सी डिस्कस हैं, जब गिफ्ट इनहेरिटेंस विल की वजह से आई,
गुडविल खरीदी तो कॉस्ट क्या होगी, गुडविल आपने किसी अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो कॉस्ट क्या आएगी, नील। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कॉस्ट नील आएगी। कोई राइट खरीदा, राइट टू कैरी ऑन द बिजनेस, राइट टू लूम राइट खरीदा, कोई राइट टू परमिट खरीदा और गुडविल खरीदी, तो वो वाली कॉस्ट आएगी जो आपने परचेज के टाइम पैसा दिया। आपकी खुद की जनरेटेड है, सेल्फ जनरेटेड, तो कॉस्ट आएगी नील। दूसरी चीज़, आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट इनहेरिटेंस विल की वजह से ट्रांसफर हुई तो उसकी कॉस्ट आएगी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर।